वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी खूब ख्याल रखना है। जनाब, कुछ सेहत के हवाले से आपकी बात कर लेते हैं। और बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जनाब बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है और बैक पेन के हवाले से कोई योगा के टिप्स हमें दी जाएँ। तो योगी नेम सब हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो बैक पेन के हवाले से हमें बताने वाले हैं कि किस तरह आपने योगा के थ्रू अपनी बैक पेन को हल करना है या उसकी दर्द से छुटकारा हासिल करना है। तो उनकी तरफ चलते हैं और आज की टिप्स उनसे लेते हैं। जी योगी नईम साहब, बताइए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे कमर का दर्द, लोअर बैक पेन। तकरीबन जिसको पूछें वो कहता है मेरी कमर में दर्द है, मेरी कमर में थकावट है। तो आज हम योगा के ज़रिए से अपनी कमर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर हम जो है बात करेंगे कि हम एक्सरसाइज के ज़रिए से अपनी कमर को मज़बूत कैसे कर सकते हैं और एक्सरसाइज के ज़रिए से हम अपनी कमर की दर्द को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एज में हैं, आप यंग हैं, आप बूढ़े हैं, तो भी आप योग कर सकते हैं। योग आपको बहुत आसानी देता है। तो आज हम लोअर बैक के हवाले से जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं, ये मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आप इस तरह बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने पाँव को थोड़ा सा एक आगे रख लें और थोड़े घुटनों को खोल लें। आप एक पाँव आपका जो है पीछे हो, एक पाँव आगे हो और बिल्कुल साथ भी मिला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि थोड़ा सा इसको आगे रखा जाए, बेहतर है कि थोड़ा सा आगे रख लिया जाए, ज़रा ज़्यादा इजी पोज हो जाता है। और दोनों घुटने आपके फ्लोर पे टच हों। अपने घुटनों को यूँ पकड़ लीजिए और कमर को सीधा करते हुए ऊपर देखिए, सांस अंदर लेते हुए और सांस निकालते हुए पेट को सुकेड़ते हुए अपनी कमर को पीछे की तरफ गोल करेंगे और नीचे आ जाएंगे। थोड़ा सा कमर को पीछे की तरफ गोल कर देंगे और पेट को सुकेड़ लेना अंदर की तरफ, सांस निकालते हुए। फिर सांस लेते हुए आप कमर को सीधा करेंगे और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। जितना कमर को आप सीधा कर सकते हैं, घुटनों की मदद से आपने स्ट्रेच करना है। पूरा आपने घुटनों को खींचते हुए स्ट्रेच करना है और सांस को निकालते हुए आपने अपने पेट को अंदर खींचते हुए नीचे आपने बॉडी को लेके आना है और कमर पीछे आपकी गोल होनी चाहिए और तेज़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत आहिस्ता से आपने सांस अंदर लेते हुए ऊपर और सांस निकालते हुए नीचे रुकना है हर दफ़ा। ये आप कम से कम 10 टाइम, ऊपर और नीचे 10 टाइम आप इसको करेंगे। इसके बाद फिर आप जो है वो अपने दोनों हाथ अपने कमर के पीछे आप बांध लेंगे। एक आप रिस्ट को पकड़ लेंगे और सांस लेते हुए आप लंबा गहरा सांस लेंगे और ट्विस्ट करेंगे राइट साइड पे, इनहेल। और सांस निकालते हुए अगर आप अपना माथा टच कर सकते हैं घुटने पे तो माथा टच कर लें। अगर आप चिन टच कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। फिर सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और लेफ़्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे और सांस निकालते हुए फिर जो भी आप टच कर सकते हैं घुटने पे। अगर आप यहाँ तक भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप रुक जाएं यहाँ पर, जितना भी आपसे इजीली हो सकता है। ये दोनों साइडों पे आप 5 टाइम कीजिए ईच साइड। इसके बाद फिर आप कमर को सीधा रखते हुए जितना आप आगे झुक सकते हैं वो झुकेंगे और नीचे जहाँ तक आप आ जाएं यहाँ पे अपने सर को लूज़ कर दें नीचे की तरफ, जितना भी आप आ सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ सकते हैं तो सर को लूज़ कर दें और अगर आप फुल नीचे तक जा सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर रुक के फिर आप नीचे रुक के लंबे गहरे सांस लेंगे 3 से 4 दफ़ा। फिर वापस, ये भी आप 5 टाइम कर लीजिए। इसके बाद आप लेग चेंज करें, दूसरे टांग को आगे लेके आएँ और दोनों हाथ दोबारा पीछे पकड़ लीजिए। इसी तरह फिर सांस अंदर लेते हुए राइट साइड पे ट्विस्ट करें और बेंड कर दें और फिर इसी तरह लेफ़्ट साइड पे सांस निकालते हुए बेंड कर दें। ये वही सेम होगा। और फिर आप सामने की तरफ, ये मैं तेज़ कर रहा हूँ, आपने बहुत आहिस्ता करना है। यहाँ रुक जाएं और लंबे सांस लें। क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ, तो मैंने तेज़ी से कर लिया। आपने बहुत हल्के अंदाज में करना है। इसके बाद फिर आप जो है वो आलती पालती में बैठ जाएँ। बहुत हल्के अंदाज में अपने एल्बोज़ को खोल लें, ऐसे शोल्डर लेवल पर रखें और हल्के अंदाज में आप पीछे देखने की कोशिश करें। जरक नहीं देनी, बहुत झटका नहीं लगाना आपने, हल्का हल्का आपने अपने आप को पीछे देखने की कोशिश करनी शोल्डर के ऊपर से। और इसके बाद फिर जो है वो आप
आपने ट्विस्ट करना है। एक घुटने के आप अपोजिट घुटने को पकड़ेंगे ऐसे और सांस निकालते हुए पीछे देखने की कोशिश करेंगे और दूसरे हाथ को जितना अपोजिट लेके जा सकते हैं। लंबा गहरा सांस लेके वापस इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस निकालते हुए वापस। और ये आपने बहुत हल्के अंदाज में 5 टाइम ईच साइड करना है। इसके बाद हम आखिरी स्ट्रेच करेंगे, उसमें आपने ये करना है कि घुटने वापस खोल लें और अपने, मैं साइड से दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा उसका अच्छा लगेगा, जितना आप पाँव को आगे रख सकते हैं आप अपना एक हाथ का फासला कर लें, या जितना आप ज़्यादा कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा कि अपने दोनों बाजुओं का आप आगे स्ट्रेच करें और ये आपका पाँव आपके नाक की सीध पे हो और यहाँ रुक जाएं। लंबे गहरे सांस लें, फिर वापस। ये 5 टाइम करने के बाद फिर दूसरे पाँव को आगे ले आएँ और ये बिल्कुल आपके सीने के सामने है और ये फासला रखते हुए आपने कमर को सीधा रखते हुए आगे बढ़ना है और अपनी ठोड़ी को टच करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। लंबे गहरे सांस लें, फिर वापस। और ये बहुत लाइट से स्ट्रेचेज हैं, अगर आप इनको करते हैं तो आपकी लोअर बैक में स्टिफनेस नहीं आएगी, आपकी कमर जो खिंची रहती है सुबह उठ के बहुत तंगी होती है, उठने में सीधा खड़े होना मुश्किल हो जाता है, या कमर में दर्द रहता है, या ऑफिस में बैठे रहने से बहुत ज़्यादा दर्द होती है कमर में, तो ये चंद पोजेज अगर आप करते हैं रोज़ तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया। जनाब योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और लोअर बैक पेन के हवाले से हमें टिप्स दे के गए हैं कि किस तरह आपने अपनी जो बैक का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और ये चीज़ें आप घर पर रह के ईजिली कर सकते हैं। योगी साहब आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जनाब ये मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात कर लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मसला बढ़ता ही जा रहा है। कल भी हमने इस पर बात की थी और आज भी लाजमी है कि इस पर बात करें, क्योंकि आपको पता है सुबह सवेरे ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था और इससे पहले भी हमने देखा कि जनाब जून में बारिशें बरसी हैं, मई में बारिशें बरसी हैं, जिनमें तवक्को नहीं की जाती, जिनमें एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि बारिश बरसेगी कि इतने गर्म मौसम में भी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये मौसमियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, तो इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं, मज़ीद क्या इससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर माहौलियात हैं डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक। डॉक्टर साहब ग्लोबल वार्मिंग या जिसको क्लाइमेट चेंज आजकल कहा जा रहा है, जिसको हम देख भी रहे हैं कि दिन ब दिन अचानक से ही हमारा मौसम जो है, कभी शदीद गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, कभी अचानक से ही बारिश होना शुरू हो जाती है, सैलाब की सूरत हाल बन जाती है, तो ये क्या चीज़ है, इसकी क्या वजूहात है? देखिए बारिशें हो जाना या जून के महीने में बारिशें हो जाना ये इतनी बड़ी ख़तरे की बात नहीं है। अच्छा। जिसको आपने कहा ना मैडम मौसमियाती तब्दीलियाँ, जी मैं ये बताता चलूँ ये मौसम तब्दीली, मौसम तबाह हो चुके हैं। अच्छा। चूँकि जिस तरह एक शख्स ज़ाती ज़िंदगी में ना उसका सारा ज़ोर होता है कि उसका ना लाइफस्टाइल बेहतर हो, गाड़ी हो, घर हो, वो 12 घंटे काम करता है, बाद में पता चलता है जी सेहत ख़राब हो गई, रिश्ते नाते जाते रहे, दोस्तियाँ नाते जाती रही। इसी तरह पूरी दुनिया जो है ना वो पावर के चक्कर में, दीगर तरक्कियों के चक्कर में जो चीज़ बिल्कुल इग्नोर हो गई और अब तबाह हो के हमें तबाह करना शुरू हो गई है, उसका नाम मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर इस वक्त किसी भी आलमी साइट के ऊपर जाएं और लाहौर का ना मौसम देखें कि जी आज मौसम कैसा है, आने वाले दिनों में कैसा होगा, तो उसके साथ ना उन्होंने एक चीज़ का इजाफा कर दिया हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सिर्फ लाहौर नहीं, पाकिस्तान नहीं, पूरे जनूबी एशिया का सबसे भयानक है। अच्छा, उसमें जो लाहौर की सूरत हाल है वो मैं ये बताता चलूँ। अब अच्छा आप ये ना कीजिएगा दीगर लोगों की तरह कि जी आप बहुत ख़तरनाक बातें कर रहे हैं या डराने वाली, तो पहले भी नशिस्तें हुई हैं, तो हमें पता है कि आप किस तरह की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नहीं, मतलब मैं तो वही आपको बताऊंगा जो होने जा रहा है और जो हो अच्छा रहा है, उसके जो नुकसानात होने हैं या हो रहे हैं वो मेरे भी हो रहे हैं, मैं भी इसी शहर का वासी हूँ। वो ये है कि इस वक्त लाहौर शहर जो है
इसमें जो बंदा सुबह से लेके रात तक या 24 घंटे गुजारता है ना, तो वो जो सांस लेता है, आपके जितने क्रू के लोग हैं, आप हैं, आपके घर में कोई बच्चा है छोटा या कोई बुजुर्ग है, वो जो सांस ले रहा है वो 20 सिगरेट पीने के बराबर है। अच्छा, ये मैं नहीं कहता, ये वर्ल्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं, वर्ल्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2013 के करीब ओबामा आया इंडिया में, न्यू दिल्ली में, तो उसके साथ जो उसकी टीम थी उन्होंने उसको कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी जिंदगी के चंद घंटे कम हो गए हैं, यानी आपने खो दिए हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि क्या मतलब है इसका। तो चूंकि जो यूएस प्रेसिडेंट आता है ना, तो उसके साथ जो लोग आते हैं वो उन्होंने बाकायदा लोग रखे होते हैं जो उस इलाके को स्टडी कर रहे होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वो वजीर आला का रिश्तेदार है या वजीर आजम का रिश्तेदार है तो वो साथ चला जाएगा। उन्होंने कहा कि सर, आपने दुनिया के सबसे आलूदा शहर में ये कोई 36 या 48 घंटे चूंकि गुजारे हैं, तो इसका एनवायरनमेंट और मेडिकल साइंस की ज़बान में मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के इतने घंटे ज़ाया हो गए। और हम देख लें कहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, उसको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये गालबन रिफा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, जिनकी अब ये रिसर्च छपी थी कि इस वक्त लाहौर शहर में एक बच्चा पैदा होता है, वो यहीं पे परवान चढ़ता है, तो दुनिया के दीगर ममालिक, मिसाल जापान है या यूरोप के मुल्क हैं, उनकी औसत उम्र जिसे हम कहते हैं, यानी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई नागहानी मौत ना हो, तो औसत उम्र जो है लोगों की वो 80 ईयर्स को क्रॉस कर रही है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आपकी औसत उम्र जो है वो पीछे को आना डिक्रीज करती जा रही है। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है। मिसाल के तौर पे आप कॉन्शियस हैं, अल्लाह करे कि आप हो कि नहीं यार सेहत है तो सब कुछ है, तो आप घर में ना कोई महफूज पानी का इंतज़ाम करती हैं मसला, और महफूज पानी आप हैरान हो कि गड्ढे में रहता है, प्लास्टिक की बोतल में नहीं रहता। प्लास्टिक की बोतल जब एक दफ़ा पंक्चर हो जाती है ना, तो फिर उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाते हैं। घड़े के अंदर 1 साल भी पानी पड़ा रहे, उसमें बैक्टीरिया महफूज रहता है। चले, हम बात कर रहे थे कि आप पानी साथ ले आई, बोतल आप लीटर 2 लीटर की, आपने तय किया हुआ था कि मैं जितनी देर अपने स्टेशन पे भी रहना है तो मैंने वही पीना है। हाँ, ठीक है। अब हवा का आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे इस बात को 8 से 10 साल हो गए हैं, और मैं तो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ पूरी दुनिया में ना अब ये ट्रेंड है कि आप हमें ये ना बताएं आज क्या है, आप हमें बताएं फ्यूचर में क्या होने वाला है। हाँ। मेरी बात याद रखिएगा कि लाहौर शहर में अब वो टाइम आन पहुंचा है। पहले मैं ये फोरकास्ट किएगा कि अब लोग सिर्फ पीने के पानी की बोतल नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी खरीदा करेंगे, जो कि हर आदमी की पहुंच में नहीं होंगे, अमीर लोगों की। तो ये सिचुएशन बनती जा रही है डॉक्टर साहब। देखिए, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा होता था सर्दियों में कि फजाई आलूदगी बढ़ती, अब गर्मियों में भी यही सूरत हाल रहती है। सर्दियों वाली जो सूरत हाल है ना, वो तो एक आप कह लें कि नीम क़यामत है जी। उस तरफ तो अभी मैं आया नहीं जो आप स्मोक की बात कर रहे हैं, मैं रूटीन के दिनों की बात कर रहा हूँ। आज बारिश हुई है ना, तो आप जाइएगा तो आज जो इंटरनेशनल ऑथेंटिक साइट्स हैं, आज वो इतनी बारिश के बाद कहेंगी कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फेयर या हो सकता है वो गुड कह दे। हेल्दी वाली स्टेज में हम अभी भी नहीं आते। अच्छा, आप आएंगे मतलब चंद फ्यूचर जितने नहीं देखिए, अच्छी खबर ये है कि हालात अभी बदतरीन नहीं हुए, और बुरी खबर ये है मैडम कि इनके अच्छा होने का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जिस मुल्क की आबादी सालाना 60 लाख बढ़ती है, मैं ये आपको बताता चलूं, मैं रोजनामा दुनिया में लिखता हूं कि पाकिस्तान सालाना आबादी में इजाफे के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पे आ चुका है। जब ये मैंने लिखा था तो मुझे बाकायदा यहाँ से कॉल चली गई थी कि जी आपने क्या लिख दिया है, चाइना और इंडिया। मैं कही जी इंडिया पहले नंबर पे, हम चीन को भी क्रॉस कर चुके हैं सालाना आबादी के बाद। नंबर 1 इंडिया है। इंडिया में 1 करोड़ 70 लाख लोगों का इजाफा होता है सालाना, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये जो मौसमियाती तबाहियां हैं, लोग तब्दीलियां कहते हैं,
इस हवाले से पूरा जनूबी एशिया ही गिरा हुआ। तो इसका मतलब है पूरे जनूबी एशिया पे इसके असरात आ रहे हैं, पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल है, तो नेगेटिव किस तरह? मोस्ट जो आ रहे हैं ना, हाँ जी, मसलन देखिए, बारिश अगर पैटर्न से थोड़ी सी ज्यादा हो गई ना, तो ये इतनी डेंजरस बात नहीं होती। अगर आप केपेबल हो, अगर आपने इंतजामात किए हो, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके यहाँ पानी की कमी पूरी हो रही है। लेकिन अगर आपने इंतजामात किए हो तो अब आप कहा जाता था कि पूरे पंजाब का पैसा लाहौर पे लगा है, तो अभी मैं जिस तरह पहुंचा हूँ यहाँ पे, सुबह मैं भी जिस तरह पहुंची मुझे पता है, और जो हमें देख रहे हैं सर उन्हें भी पता है कि वो किस तरह ट्रैवल कर रहे होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ यही मसलन इसकी बिल्कुल अलर्ट वाली एक वार्निंग। अच्छा। हमारे यहाँ अगर आप महकमा मौसमियात जो है वो 3 दिन की प्रेडिक्शन करके ना जुम्मे वाले दिन जी, तो फिर वो चले जाते हैं, हफ्ता अतवार वही चलती रहती है। और फिर आपका अगर मंडे स्टार्ट हो चुका है तो उनकी बाहर के मुल्कों में ना वो लम्हा बा लम्हा अलर्ट कर रहे होते हैं। देखिए, आप एक सवाल कर सकती हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं कि हम ये बारिशों से फायदा कर लें। जब आपको इतनी श्योर शॉर्ट वेदर फोरकास्ट आ चुकी है ना कि ये बारिश होगी, हाँ जी, ये सोमवार से लेके मंगल बुध जुमेरात तक जारी रहेगी, आप फौरन एक अनाउंसमेंट करवाएं। चावल की काश्त हो रही है, किसानों को मना कर दें कि कोई बंदा ट्यूबवेल, हाई अलर्ट जारी कर देना, नहीं, ट्यूबवेल ना चलाएं। अच्छा, अगर पानी देने का और लगाने का दिन भी आ चुका है तो भी ना चलाएं, क्योंकि आगे इतने दिन बारिश होगी। सही। अब उससे क्या होगा, उनकी बिजली की बचत भी हुई, उनके खेत का नुकसान भी नहीं होगा, और आप पानी को स्टोर भी कर सकते हैं। सही है। वाटर टैंक्स भी बनने थे यहाँ पर जिसमें पानी को स्टोर किया जाना था, वो तो बने ही नहीं। सियासत जो होती है ना, ये सियासतदान जब तकरीर कर रहा हो ना तो कहते हैं कि शायर जो होते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा मुबालगा राई होती है ना कि अभी साइंसदानों ने सोचा भी नहीं था वो चांद महबूबा के कदमों में, महबूबा चांद पे। उसके बाद अगर कहते हैं कोई तवत्तर से अच्छा, और गहरे झूठ बोलता है तो वो सियासतदान होता है। सही। वो तो मोदी भी गया था अभी कांग्रेस में खिताब करके आया अमेरिका, तो उसने वहां ऐसी तकरीर की कि लग रहा था कि इंडिया ही सबसे खुशहाल मुल्क है। तो फिर वो बनने को तो वो बहुत कुछ तो क्या मतलब बेहतर किया जा सकता है इन तमाम बेहतर तो हमेशा किया जा सकता है। कैसे, क्या क्या किस तरह के इकदाम उठाने की हमें इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है? मैडम, जो लॉन्ग टर्म है ना, जिसका अभी दूर दूर तक जो नजर नहीं आता, वो ये है कि आप अपनी आबादी को कंट्रोल करें। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो अर्बन फ्लडिंग है, जी जी, अब रूरल एरिया में फ्लड नहीं आया होगा। इसकी रीजन ये है कि 60 लाख आबादी जहां पर बढ़ेगी तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं तो साल के 8 से 10 लाख नए घर बनाने पड़ते हैं। अच्छा, अब जो आप वो घर बनाते हैं तो अगर आप 5 मरले का भी एक घर लगाएं तो आप मिसाल के तौर पे 8 लाख को ही ज़रब दे के देख लें तो 40 लाख मरले। फिर जब बंदा कैलकुलेट करता है कि वो कितने 100 नहीं 1000 एकड़ जमीन बनती है। अच्छा, अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ये बारिश जब खुले मैदानों में होगी तो नीचे परकुलेट कर जाएगी। ये बारिश शहर में फ्लड क्यों आता है कि शहर में खुली जगह नहीं है जहां ये पानी जा सके। तो इसीलिए फिर शहरों का जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता है। इसके हल ये होते हैं कि आप जब हाउसिंग कॉलोनियां बनाएं तो उसके अंदर जो खुले मैदान होते हैं, खुला इलाका, वो लाजम करार दें। गलियों का साइज बड़ा नहीं, मेरी कुछ भी नहीं नजर आता लाहौर में हमें। मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में घर है मेरा जी, तो वो पुराने घर बने हुए हैं और प्रोफेसर के लिए घर है। तो मेरे घर में इस बारिश का असर इसलिए नहीं होगा कि अगर 2 कनाल का घर है तो साथ 2 कनाल का लॉन है, वो सारे का सारा पानी उसके अंदर चला जाएगा, 2-4 घंटे खड़ा भी रहेगा तो उसके बाद वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये होती है प्लानिंग। अब आपके यहाँ जो कॉलोनियां बनती हैं वो 5-5 मरले के घर होते हैं तो दीवार के साथ दीवार लगी जो होती है जी। लगी नहीं होती, एक ही दीवार मुश्तरका भी होती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको कोई ना कोई कीमत तो देनी। अच्छा, अगर फोरकास्ट कर लिया जाए क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो अगले 5 सालों में आपको लाहौर की क्या सूरत हाल नजर आती है? अच्छा, आपने ऐसा फिगर बोला कि जो 5 साल के जो मैं ना इससे पहले एक चैनल पे बोल चुका हूँ उस बात को ना 2.5 साल हो गए, 2.5 रह गए हैं। अच्छा, उसमें मैंने कहा था कि लाहौर शहर की जो बायोलॉजिकल लाइफ जी है जी,
वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल है। अच्छा। तो अब उसके मुताबिक 2.5 साल बचे। 2.5 साल मज़ीद इसी तरह पे गुजरने के बाद ये लाहौर शहर टेक्निकली और थ्योरेटिकली या बायोलॉजिकली एक डेड सिटी होगा। यहाँ पर रहना, डराएं तो ना डॉक्टर साहब। अच्छा, अब फिर वही बात है, मैं तारक जमील तो हूँ नहीं आपको कहूँ कि जी आप ये वजीफा पढ़े और सब ठीक हो जाना है, वो बात गलत है। सही। मतलब मैं कैसे कह दूँ, मैं भी इसी शहर में जी। उसकी रीज़न ये है या अच्छा अब इस पर ही हुआ ये कि जब ये मैंने लिखा और बोला तो ना वजीर आजम की कैबिनेट में एक साहब बैठते हैं। अच्छा। वो मुझे मिलने आ गए। सही। जी आपने ये बहुत ख़तरनाक बात की है। तो मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा जी मैंने बिल्कुल ठीक बात की है। अगर आपको लगता है ना कि मैंने कोई एक वो जिस तरह होता है हिट होने के लिए जी जी कि जी ये प्रोफेसर ने पशीन जिस तरह यूट्यूबर करते हैं, वो कहता है जी मुझे एक्सप्लेन करें। सही। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया तो आप यकीन कीजिएगा कि जब वो बंदे वहाँ से जाने लगे तो उनका रंग फेंट हो चुका था। मैं आपको भी वही एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने अभी बात की थी सर्दियों की। मैडम मिड अक्टूबर से लेके एंड ऑफ फरवरी, जी। अब अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कम से कम ये 4.5-5 माह, वो 5 माह मौत आपसे चंद हजार फीट की बुलंदी पर मंडलाती है, जिसका नाम स्मॉग है। लेट मी एक्सप्लेन। जी जी। पहले स्मॉग जब आती थी, मिसाल के तौर पे आज से 5 साल पहले, तो एक बारिश के बाद वो स्मॉग जो है वो बैठ जाती। अब चाहे बारिश हो भी या जाए ना हो, हाँ जी, तो वो अगर हो भी जाए तो वो दोबारा फार्मूलेट हो जाए। ऐसे सर ये मेरे ख्याल से ये ना बहुत बड़ा एक वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर मजीद भी हम बात करेंगे। वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज है यहाँ पे, मुझे ब्रेक लेनी है अपना। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए और बहुत अच्छी जनाब हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरह हम अपने माहौल को साफ सुथरा बना सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जनाब कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के हवाले से। और शहर लाहौर जिसको दारुल हुकूमत कहा जाता है वो फैलता ही जा रहा है और यहाँ पर आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा मसला है जो आप ट्रैफ़िक के हवाले से कि ट्रैफ़िक को किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि जो गाड़ियों की तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप सड़कों पर देखेंगे तो आपको गाड़ियों की तादाद ज़्यादा ही नज़र आएगी। तो उसको किस तरह मेनटेन करना है, किस तरह मैनेज करना है, ये एक बहुत अहम टास्क होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जनाब उन रूल्स के ऊपर, उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाना ये भी एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और आजकल की जो सूरत हाल बनी हुई है कि बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है और बारिश में ट्रैफिक को मेंटेन करना या ट्रैफिक को रवा रखना बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। और ये सारा सर अंजाम दे रही होती है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही होती है। दूसरा जनाब एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। बगैर हेलमेट कोई भी सड़क पर नज़र आया तो उसको जुर्माना किया जाएगा। उसका जो लाइसेंस है सबसे पहले वो जब्त किया जाएगा और उसके बाद उसको जुर्माना किया जाएगा। सीटीओ लाहौर की तरफ से जनाब ये ऐलान किया गया है। उसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जब हम बनवाने जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम तर आज की जो सिचुएशन है ना, आज हमने हल करनी है आप लोगों के लिए और इनके जवाबात हमने लेने हैं। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद खान साहब हैं जो कि एसपी ट्रैफिक सिटी हैं, तो उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बस सब ठीक है। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक सर। लेकिन आज की जो सूरत हाल है ना, मैं उसी से स्टार्ट करूंगी कि सबसे पहले तो हम तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितना आप लोगों का और ट्रैफिक पुलिस का जितना शुक्रिया अदा करना मेरे ख्याल से वो कम होता है। वो चाहे स्मॉग के हवाले से हो, वो ट्रैफिक को मेनटेन करने के हवाले से हो, या अभी जो बाहर सिचुएशन बनी होगी, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे इतनी ट्रैफिक और हैवी रेन थी और उसमें जो इस तरह
ट्रैफिक पुलिस मेंटेन कर रही थी ना, उनको सल्यूट है। तो ये सारी जब ये रेन होती है या इस तरह की मूसलाधार बारिश होती है तो आप लोगों के ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाता होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो वो जाहिर है कि हम लोगों को मैनेज करना तो होता है, और हमारे लड़के बड़ा मेहनत के साथ इसको मैनेज करते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताऊं कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जैसे आज का एटमॉस्फेयर है, सुबह से खुद भी निकले हुए हैं, मैं भी निकला हुआ हूँ, हमारे एसपी साहब सदर भी निकले हुए हैं, और हम सड़कों पे यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी जगह पे ट्रैफिक को स्टक ना होने दें। क्योंकि होता ये है कि जब सड़कों पे चौकों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है तो ट्रैफिक चलते हुए अक्सर गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। हमने अपने लिफ्टर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया हुआ है कि कहीं जो इलाके जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है सही, ये वहीं पे स्टेशन रहें, और जहाँ कहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है फौरी पहुँचें और उसको रिमूव करें, और लोगों को जो है वो किसी तरह से कोई तकलीफ जो है वो ना हो। तो इसके लिए हम लोग पुरअज़म हैं, हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारे बंदे बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और हमारा ये अज़म है कि हम किसी जगह पे ट्रैफिक को स्टक नहीं होने देंगे। हमारा ट्रैफिक का फ्लो जो है वो चलता रहेगा। और ये इसका हम विटनेस भी कर चुके हैं, मैं खुद इसकी विटनेस कर चुकी हूँ लास्ट टाइम जो इतनी हैवी रेन हुई थी उसमें, कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है अपने काम, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी वहाँ पर खड़े होके, और ट्रैफिक को रवा रखने के लिए वो किस तरह चीज़ें मैनेज की जा रही थी। अच्छा, सबसे पहले अब जो हेलमेट की बात की जाती है, बहुत से लोग हम देखते हैं कि बगैर हेलमेट बाहर निकल आते हैं, और एक मुहिम शुरू की, एक कैंपेन शुरू की गई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और उसके ऊपर बहुत ऐलानात भी आए हैं, जुर्माने भी किए गए हैं, क्रैकडाउन्स भी किए गए हैं। तो ये क्यों किया गया है? दूसरा ये कि इसकी अवेयरनेस के हवाले से भी ज़रा हमें बता दें। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो ये काम कर रही है कि हेलमेट जो है हर बंदा पहने। हम अपने अंदर एक आदत डाल लें कि जब भी निकलें हेलमेट लाजमी पहना हो। बेसिक उसकी वजह ये है कि ऑफिसर्स, सीटीओ साहब, आईजी साहब ये चाहते हैं कि लॉ और ट्रैफिक जो है यहाँ पे ये एक्सीडेंट फ्री हो जाए, यहाँ पे लोगों का कम से कम नुकसान हो जानो माल का, क्योंकि जो हेलमेट है ये बंदे को सिक्योर करता है बहुत ज़्यादा। और जो अब तक हमें इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 79% डेथ्स जो होती हैं वो हेलमेट ना पहनने की वजह से होती हैं। तो हम लोगों को इसमें, हमारे पूरे माशरे को, हर बंदे को, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बाप है, माँ है, बेटी है, भाई है, हम लोगों को चाहिए ये कि एक तो खुद इस्तेमाल करें जो भी कोई ये व्हीकल यूज़ करता है, और अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, उनका भी ख्याल रखें। सही, कि भाई आप बाहर जा रहे हैं, विदाउट हेलमेट ना जाएं, ये आपकी अपनी सेफ्टी है। आप पहना हुआ होगा आप सेफ होंगे, नहीं पहना हुआ होगा तो चांसेस जो हैं वो नुकसान के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ट्रैफिक पुलिस बेसिकली सिक्योर करना चाहती है कि एक्सीडेंट से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम आती हैं वो ना आए। ये इंजरीज जो है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का ही होता है, इसका हेलमेट का ही होता है। तो ट्रैफिक पुलिस पिछले बहुत सारे दिनों से अवेयरनेस भी दे रही थी। अभी चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म से, आईजी साहब के हुक्म से, सीटीओ साहब के हुक्म से अब कल से हमने एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। हर जगह पे हम लोग मेन माल रोड पे, वैसे तो पूरे शहर में, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल हमने ज़ीरो टॉलरेंस कर दी हुई है कि किसी सूरत में कोई बंदा जो आएगा, अगर वो आएगा तो उसका चालान भी होगा, उसको बंद भी किया जाएगा, उसके खिलाफ मतलब जो उसकी वायलेशंस होंगी हेलमेट के अलावा भी, और उसको हैवी जुर्माना होगा इससे, और कोई बंदा इससे बच नहीं सकेगा। पूरे लाहौर में पूरी तरह से हर तरफ कार्डन किया गया हुआ है कि कोई अगर बगैर हेलमेट के गुजरता है तो उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सबसे कि हम लोग, हर बंदा खुद देखे कि हम लोग क्यों वायलेट करें अपनी जान के लिए। जो हमने पैसे फाइन के देने हैं वो क्यों नहीं हम लोग उसके लिए हेलमेट खरीद के रख लेते। ये हमारे अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से भी सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी बाइक से इस्तेमाल करते हैं, कि काइंडली जो भी बाहर निकले, जिस वक्त भी निकले, हेलमेट जरूर इस्तेमाल सिर्फ खुद ही नहीं, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, अपने बड़ों का, अपने भाइयों का, बहनों का। हमने तो यहाँ तक देखा, आपने भी देखा होगा सर कि हेलमेट पीछे वालों ने पहना होता है, जो आगे चला रहे होते हैं उन्होंने नहीं पहना होता, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लटकाया होता है या बाजू में पहना होता है, सर पे नहीं पहनते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं। और
फिर उनका एक्सक्यूज ये होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, या जी मुझे जी सांस का प्रॉब्लम। हालांकि ये स्टार्ट में हो सकता है हाँ जी। कि जब आपको आदत नहीं होती इस तरह की, तो पहले स्टार्ट में 1 आध दिन 2-4 घंटे इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके बाद आप यूज टू हो जाते हैं और बल्कि अपने आप को ज़्यादा इजी फील करते हैं। मैंने अक्सर लोगों से पूछा अच्छा कि आप पहले नहीं पहनते थे, अब पहनते हैं तो क्या फील कर रहे हैं? हाँ। उन्होंने बताया कि जी अब हम लोग ज़्यादा इजी फील करते हैं, और अब अगर हेलमेट के बगैर चलाएं तो हमसे चलती नहीं है। कि अब वो सिक्योर अपने आप को हाँ, फील secure करते हैं feel कि वो करते हैं, चीज़ें that's हैं। तो अच्छा, सबसे ज़्यादा वायलेशन किस चीज़ की करते हैं ख़ास तौर पर जब सड़क पर निकलते हैं? एक तो हेलमेट की होती है, बाकी ट्रैफिक लेन की या किस चीज़ की ज़्यादा वायलेशन हो रही होती है? बेसिकली बात यह है कि वायलेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, और उसमें हम लोग जिन चीज़ों को ज़्यादा स्वेयर और समझते हैं और जिनके ख़िलाफ़ ज़्यादा जी, जी। कार्रवाई करते हैं, हमारे लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है जो एक्सीडेंट्स का बायस बनती है, उसमें नंबर 1 होती है ओवर स्पीडिंग, ओके नंबर 2 होती है आपकी सिग्नल जंपिंग, ओके नंबर 3 होती है आपकी लाइन लेन सिस्टम को जो है प्रॉपर फॉलो ना करना। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि ये अगर हम आप प्रॉपर तरीके से रहें तो एक्सीडेंट का एहतमाल जो है ना बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर इसकी वायलेशन करें तो एक्सीडेंट के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इन वायलेशंस पे ज़्यादा नज़र रखें, और लोगों को लॉ ट्रैफिक पुलिस आपको पता है, आपने अक्सर देखा है, आप लोग प्रोग्राम भी करते हैं, हमने अपने एजुकेशन यूनिट्स भी रखे हैं। जी जी ऐसे ही है। जो मेन शाहराह जो हमारी हैं वहाँ पे निकल के लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं। True. एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे एजुकेशन देते हैं, रैलीज और सेमिनार्स, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो। ये एक शऊर के अंदर जो है ना हम लोग अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं लॉ को, कि लॉ ब्रेक ना करें। तो ट्रैफिक पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश है, और आई साहब बहुत ज़्यादा इस पे जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं कि पूरे पंजाब के अंदर जो है वो लाइसेंसिंग का भी आपने जी, सुना जी, कि वो जी, 7 गुना बढ़ाने की बात करें, 700% बढ़ाने की जो है वो हदायत मिली हुई है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को बेहतर से बेहतर करें और एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाएं। अच्छा, ट्रैफिक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की बात आपने कर ही ली है, तो उसके हवाले से बताइए कि उसका भी बड़ा प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले तो कितने जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं? बात यह है कि अब से कुछ देर पहले तक की अगर बात की जाए तो लोगों के ज़हन में एक ये था कि यार मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, सारा दिन मेरा ज़ाया हो जाएगा, पता नहीं फिर भी बनता है नहीं बनता, मैं क्या करूँगा, मतलब एक चैलेंज होता था उनके लिए ना जी। तो लेकिन अभी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लाहौर के अंदर आई साहब की हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने इस वक्त 23 हमारे सेंटर्स जो हैं, 24 सेंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिनमें 3 हमारी मोबाइल वैन्स हैं और 21 सेंटर हैं। और ये 21 सेंटर्स जो हैं इनमें से ये सारे जो हैं इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो 7/24 चल रहे हैं, ठीक है, 7 दिन 24 घंटे ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं। 3 हमारे एक डिफेंस में है, एक लिबर्टी में है और एक मीनार पाकिस्तान में, ये 24 घंटे चल रहे हैं। इसी तरह एक हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है मून मार्केट, वो भी 24 घंटे चल रहा है। इसके अलावा बाकी जितने हैं वो डबल शिफ्ट कर रहे हैं। पहले अगर आप आज से 3 माह पहले चले जाएं तो वो ये होता था कि सिर्फ सुबह 9 बजे स्टार्ट होते थे, 4 बजे ख़त्म हो जाते थे। ठीक है। अब ये फैसिलिटेशन सेंटर भी जितने हैं ये सुबह स्टार्ट होते हैं और रात 12 बजे तक सब लोग काम कर रहे हैं। और हमारा मोटो यही है कि हर बंदा जो ड्राइविंग कर रहा है वो आए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना लाइसेंस बनाए। और लोग अब बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जब आते हैं, देखते हैं कि और बिल्कुल ईज हो गई ना उनके लिए। हाँ जी, ट्रांसपेरेंट, इजी। उसमें मेन चीज़ जो ये है वो ये है कि आपके पास सिर्फ आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हर चीज़ हो जाएगी। अच्छा, टेस्ट के बारे में सर बहुत ज़्यादा किया जाता है कि बहुत मुश्किल टेस्ट है, हमें ड्राइविंग अच्छी भली आती है लेकिन वहाँ पे जाके हम लोग फेल हो जाते हैं टेस्ट में। वहाँ पे उन्होंने बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं, और जो साइंस के बारे में पूछते हैं, देन जो उन्होंने पाथ बनाया होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, तो टेस्ट से बड़ा डरते हैं लोग। ये पहले मैंने पहले ही बताया कि ये पहले वाकई लोगों को कॉन्सेप्ट था, लेकिन जैसे जैसे ये दिन गुजरते जा रहे हैं, लोग जो एक दफ़ा वहाँ से होके आ जाता है वो बड़ा इजी फील करता है। और बल्कि
बहुत सारे दोस्त जब वहाँ पे आते हैं हमारे, तो फिर वो आके हमें बताते हैं, फीडबैक मिलती है कि जी अब तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, विदाउट किसी एजिटेशन आप लोग जाते हैं, अपना नंबर लेते हैं वहाँ से, टोकन नंबर लेते हैं, आपकी बारी जिस वक्त आनी है आपको पता लग जाना है, मतलब मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स जो है वो अपना काम करके आप वापस आ जाते हैं। तो और ट्रांसपेरेंट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग जो हैं, अब अगर आप बात करें पिछले 6 माह की, तो 6 माह के अंदर हम लोगों ने 4 लाख के करीब जो है वो लाइसेंस बनाए हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना, फैसिलिटेट किया है लोगों को। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको और भी बढ़ाएं, इसको और ज़्यादा जो है हमारे सेंटर भी बने। लेकिन इस वक्त जितने सेंटर चल रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट चल रहे हैं, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईजी साहब ने एक और लाहौर के शहरियों के लिए बड़ा अच्छा इकदाम जो है वो किया था, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो लाहौर में रह रहे हैं, जी जी, पहले ये नहीं होता था, पहले ये होता था कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है, जिस प्रोविंस का है, वहीं पे जाके अपना लाइसेंस बनवाएगा, लेकिन अब वो लाहौर से बनवा सकते हैं। इसमें लोगों को बड़ा जो है फायदा हुआ है, और वो जो ज़हनी कोफ्त हुआ करती थी कि जी मैं रहता यहाँ पे हूँ, अब मैं कोयटा रहता हूँ था पहले, मैं अब वहाँ जाऊँगा, या मैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो अल्लाह का बहुत ही शुक्र है कि इस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने जो है ना अपना लाइसेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा किया है। फिर हमारी 3 मोबाइल वैन्स हैं जी, जिसमें हमारा स्टाफ होता है, वो जहाँ कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई बड़ी मार्केट्स हैं, कोई फैक्ट्रीज़ हैं, इवन अब हम लोग जो नया सोच रहे हैं वो ये है, बल्कि हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है कि हम लोग अपने ही नाकों पे जो है वो मोबाइल वैन्स खड़ी करेंगे, अपने लड़कों को लैपटॉप देके खड़ा करेंगे, जो आएगा आके अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो वहीं पे उसको सहूलत दे दी जाएगी कि यार आपके पास लाइसेंस नहीं है, ये हमारे लड़के खड़े हुए हैं, अब इनसे अभी लर्नर बनवा लें। ओके, लर्नर, क्योंकि लर्नर के लिए एज सच उसको कोई प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है, वो जितने दिन उसके पास होगा लर्नर, उसको सिर्फ ये है कि अगर बाइक है या गाड़ी है तो उसके आगे और पीछे जो है वो रेड टेप के साथ एल लगा दे, तो ताकि पता लगे कि ये लर्नर है बंदा, ये भी इस प्रोसेस से गुजर रहा है। और जब आफ्टर 42 डेज जो है वो किसी 6 हमारे सेंटर हैं जहाँ पे मैच्योर लाइसेंस बनते हैं, तो किसी सेंटर में भी जाके वो अपना लाइसेंस बना सकता है। तो इतनी सहूलत जो है वो अब आपको मिल गई हुई है। बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और बहुत सारी जो क्लैरिफिकेशन है वो आज हो गई है। मोहम्मद शहजाद खान साहब SP ट्रैफिक सिटी हमारे साथ मौजूद थे, और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और अब कुछ बात कर लेते हैं ऐसी बीमारी है, ऐसे डिसऑर्डर के हवाले से जिसे प्री नेटल डिप्रेशन कहा जाता है। और आप लोग, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये अब कौन सी नई टर्म आ गई है, और ये कौन सा डिप्रेशन है। ये वो डिप्रेशन है जब आपने कंसीव किया होता है या जब बेबी पैदा हो रहा होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस डिप्रेशन में से आपको गुजरना पड़ता है। इसे प्री नेटल डिप्रेशन कहा जाता है। ख़वातीन जो है इससे 2-4 होती हैं, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वो डिप्रेशन का शिकार है, हार्मोनल चेंज हो रहा है, क्या मसला है, और जो हमारी फैमिली है वो भी हमें समझ नहीं रही होती है, बिकॉज़ हमने ये कहीं से सुना ही नहीं है, कोई हमें बताता ही नहीं है कि अच्छा ये सिचुएशन भी आती है, प्रीनेटल डिप्रेशन भी होता है। और वैसे भी हम डिप्रेशन को बड़ी एक आम सी जो कह लें कि लफ्ज़ या आम सी बीमारी समझ रहे होते हैं कि जिसको सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस मैटर होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि प्रीनेटल डिप्रेशन होता क्या है, इसमें क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, माँ को किस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, और जो बच्चा होता है उसके ऊपर किस तरह के असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में सहर खालिद जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सहर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सहर,
प्रीनेटल डिप्रेशन, जिसके बारे में आज हमने बात करनी है। और ये टर्म मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने नहीं भी सुनी हुई होती है, नहीं पता होता कि ये है क्या, या डिप्रेशन को हम बड़ा आम लेते हैं, हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो ये प्रीनेटल डिप्रेशन है क्या, कब से शुरू होता है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? प्रीनेटल डिप्रेशन जो है वो समटाइम्स मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। इसमें ये होता है कि जब आपका प्रेगनेंसी का पीरियड स्टार्ट होता है इन द फर्स्ट 10 वीक्स 1 to 10 वीक्स, मदर बहुत ज़्यादा जो है वो फील कर रही होती हैं कि बहुत ज़्यादा फेयर्स होते हैं, खौफ होता है पहली प्रेगनेंसी का, और बहुत ज़्यादा डर होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना होगा और पूरा मेरा टाइम जो है वो सही से गुजर सकेगा कि नहीं। और इस सब के दौरान जो है मदर के हार्मोनल चेंजेस, बॉडी जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स हैं जो कि जैसे एस्ट्रोजन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं। लाइक एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे ब्रेन के साथ रिलेट करता है, वो हमारी जो हैप्पीनेस, जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पिंच करता है कि वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ें। ठीक है। और उसके बिल्कुल मुखालिफ समत में जो हमारे प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं वो हमें काम कर रहे होते हैं। वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बिकॉज वो बेबी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और लाइनिंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि बेबी एक प्रोटेक्शन में रहे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स समटाइम्स मेडिसिन में भी जो हैं वो ये हार्मोन जो है हार्मोनल चेंज की वजह से जो मतलब बहुत सारी मूड स्विंग्स होते हैं, ये मूड चेंजिंग्स हो रही होती हैं मदर्स के, तो वो इन्हीं की वजह से हो रहे होते हैं। इन्हीं की वजह से हो रही होती हैं, बिकॉज एक तरफ से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कभी आप एकदम खुशी हो रही होती है आपको, और एट द सेम मोमेंट आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप सैड फीलिंग करना शुरू कर देते हैं। और ये बॉडी चेंजेस की वजह से ऊपर से हमारा मेंटल स्ट्रेस, एक फैमिली की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, मतलब कि एक प्रेशर जो होता है, मतलब पाकिस्तान में कल्चरल अगर साइड से देखा जाए तो मदर इन लॉ एंड ऑल द फैमिली, वो फर्स्ट बेबी के लिए बहुत प्रेशर होता है। सबसे बड़ी बात कि बेटा होना चाहिए, हाँ। और ये सब, और वो चीज़ें जो हैं वो आपको मेंटल प्रेशर भी दे रही होती हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आपके जो पार्टनर है, आपका हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता है अगर, तो उसमें ये होता है कि मदर को और ज़्यादा डिप्रेशन होने लग जाता है कि मेरा तो पार्टनर भी मेरे साथ सपोर्टिव नहीं है, वो मुझे मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन की तरफ जो है वो लीड करते हैं। अच्छा, ठीक है। और डिप्रेशन जो है वो लोग इसको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, नहीं लेते हैं, हाँ। कॉमन लाइफ में नहीं लेते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहाँ से लेना होता है इतना सीरियस। और उसके अंदर जो मदर के एकदम से मूड चेंजेस होते हैं कि वो एकदम से खुश हो रही है और अगले ही मोमेंट जो है वो रोना शुरू कर देती है, या बहुत ज़्यादा एंगर आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो बेबी को भी अफेक्ट उतना ही कर रही होती हैं। अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ना हो, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हों, अच्छा, और ये चीज़ आपको टेंशन के इतनी ज़्यादा महंगाई में, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन में बेबी को किस तरह से हम कवर अप करेंगे, क्या मैं इसकी ज़रूरियात को पूरा कर सकूँगी, मतलब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और जो डिप्रेशन का कॉज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब हमारी प्रेगनेंसी का टाइम जो है वो बढ़ रहा होता है, तो उसके साथ साथ डिप्रेशन जो है वो भी स्वेयर हो रहा होता है। समटाइम्स इतना स्वेयर हो जाता है कि आपको कंसल्ट करना पड़ता है किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ। अच्छा। समटाइम्स मदर्स को लगता है कि वो कोप नहीं कर पाएंगी, तो सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं कि शुड आई डू दिस, मुझे क्या खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। अच्छा। और ऑल डैट। फिर इस तरह से डिप्रेशन की वजह से हमारे बेबी को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट्स हो रहे होते हैं। आपका डिप्रेशन, आपकी मेडिकेशन, आपके हार्मोनल चेंजेस, ये सब जो हैं वो बेबी को भी उतना ही अफेक्ट नेगेटिवली कर रहे होते हैं। समटाइम्स बेबी की फ़िज़िकल ग्रोथ रुक जाती है,
उनका कोई पार्ट, कोई बॉडी पार्ट जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। और समटाइम्स उनकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, उनका ब्रेन उस तरह से डेवलप नहीं होता जितना कि उसको अपने टाइम के साथ साथ डेवलप होना चाहिए। मतलब ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं वो हैं, बहुत सी ऐसी मदर्स भी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिप्रेशन का शिकार होती हैं, स्लीपलेस, जो उनकी नाइट्स होना शुरू हो जाती हैं, डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, वो सही तरह खा नहीं पाती हैं, रात को सो नहीं पाती हैं, तो ये उसकी वजह से ही हो रहा होता है। एग्जैक्टली समटाइम्स मदर अगर कुछ लड़कियां जैसे कि PMS बहुत ज़्यादा जो कि हमारा प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन जो होता है वो अगर उनको बहुत ज़्यादा रहता है नॉर्मल रूटीन में, तो इट इज़ रियली कॉमन फॉर दैट पर्सन कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको डिप्रेशन हो, बिकॉज उसको पहले से ही अपने डेली रूटीन साइकिल के अंदर भी इस तरह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो रहा होता है, मूड चेंजेस फील हो रहे होते हैं, तो प्रेगनेंसी में वो चीज़ और स्वेयर हो जाती है। एंड हमारा सुबह के टाइम मोस्टली लड़कियां जब उठती हैं तो उनको बहुत नोजिएटेड फील हो रहा होता है और उनका कुछ खाने को दिल नहीं करता, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और फिर ये एक अलग स्ट्रेस होती है कि वॉमिट की वजह से या फिर हमारी उसकी वजह से डाइट एक तो प्रॉपर जा नहीं रही होती है, और दूसरा ये डर और बढ़ जाता है कि कहीं मेरी प्रेगनेंसी को कुछ ना हो जाए। और उसके अलावा रात को नींद नहीं आती है, अपना समझ में नहीं आता कि बॉडी को किस तरफ से हम रेस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं, साइकोलॉजिकली उस मदर को। तो क्या करना चाहिए? एंटी डिप्रेसेंट पे जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रही होती कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम डिप्रेशन में हैं, हम क्या हैं, तो दवाई लेनी चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, किस तरह इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए? इसका सबसे पहला सोल्यूशन तो ये होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को अपने पार्टनर के साथ जो है वो थोड़ा सा कंसल्ट करने की कोशिश करें, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करें कि किस तरह से वो आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। फैमिली जब सपोर्टिव होती है तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा काम फील करना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली अगर वो चीज़ नहीं उस चीज़ से कंसल्ट करिए तो मेरी नज़र में सबसे पहले जो है वो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए एंटी डिप्रेसेंट लेने से पहले, बिकॉज जब आपको एक बात पता है कि एंटी डिप्रेसेंट आपकी बॉडी में जाकर आपके बच्चे को भी वही वाली चीज़ जो है मिलनी है, जो आप अपने लिए खा रहे हैं आपके बच्चे को भी वही जाना है। एंटी डिप्रेसेंट आपके लिए में भी फ़ायदा दे रही हूँ, लेकिन एक अनबॉर्न बेबी के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसी काउंसलर के पास जाएं, आप थेरेपी वर्क कराएं, लाइट थेरेपी लें। लाइट थेरेपी इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर थेरेपी। लाइट थेरेपी के अंदर ये होता है कि आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से आपने अपने आप को कोप करना है, अपने आप को थोड़ा सा काम रखना है ताकि आपका बेबी और आप सेफ जोन में रहें। प्री मैच्योर डिलीवरी से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो उसका रिस्क एक तो मदर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, बेबी के लिए अगर प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़े ऊपर से आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो इट कैन कॉज डेथ ऑफ बेबी और द मदर। तो ये सब चीज़ें जो हैं डायबिटीज़ भी कॉज हो जाती है, समटाइम्स शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। हाँ जी। उसके अलावा जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो मदर्स के अंदर वो चेंजेस फिर भी स्टिल रहते हैं, फिर भी आते हैं। हाँ, फिर मतलब फिर वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसमें भी यही सारी थॉट्स होती हैं या उसमें इस चीज़ को ज़्यादा स्वेरिटी में देखा जाता है? समटाइम्स वो कम हो जाता है और समटाइम्स ज़्यादा स्वेयर हो जाता है, इससे रिलेटेड कि मैं प्रेगनेंसी में कोप नहीं कर पा रही थी तो क्या मैं अपने बच्चे का उतना ख्याल रख सकती हूँ। अच्छा। ठीक है, ये चीज़ मदर को बेबी से थोड़ा सा और दूर कर देती है और कि दूसरे इसका केयर कर रहे हैं। समटाइम्स हमारे कल्चर के अंदर हमारी सास या फिर कोई हमें कह देता है कि तुम तो बिल्कुल भी बच्चे का ख्याल नहीं रख रही हो, देखो कैसे रो रहा है। और ये चीज़ हम तो बोल देते हैं, लोग बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान रखा जाता कि वो किस तरह से औरत को अफेक्ट कर रही है, कि वो वाकई में सोचना शुरू हो जाती है कि मैं बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। तो जिसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहती है, एक साल तक जो है मदर्स को काउंसलिंग लेनी पड़ती है। बिकॉज मतलब इसकी ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, स्वेरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मदर को अपना आप जो है वो इस काबिल नहीं लगता कि वो बच्चे का ख्याल रख सकती है।
और जिसकी वजह से माँ और बच्चे की जो एक अटैचमेंट उस टाइम में होनी होती है वो हो नहीं पाती है। हो नहीं पाती है। अच्छा, इसमें भी मूड स्विंग्स होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी, कि बच्चे को नहीं पकड़ना, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, मतलब समझ नहीं आ रही होती है उसमें भी ख़वातीन को। समटाइम्स बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बच्चा अगर रोता है तो गुस्सा आने लग जाता है कि मेरी लाइफ तो ऐसी थी नहीं, मैं तो ऐसी थी, तो ये इस बच्चे ने मेरी लाइफ आके ख़राब कर दिया है, इस तरह की थॉट आना शुरू हो जाती है। और ऊपर से जब आपकी एक बॉडी एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है, उसमें जो आपको डिफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि मैं तो इतनी ब्यूटीफुल थी और ये तो क्या हो गया मेरे साथ, तो मेरी वो खूबसूरती मुझसे छिन गई है, इस तरह की सोच आना शुरू हो जाती है, अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं लगता। और इस तरह से ये चीज़ जो है वो बच्चे की ग्रोथ को, माँ की ग्रोथ को, घर के माहौल को, हर चीज़ को अफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, मतलब एक तो हमने बात की है प्री नेटल डिप्रेशन की और पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। अच्छा, ज़िंदगी में किसी भी हिस्से में डिप्रेशन हो जाता है आपको, वो थोड़ी देर के लिए भी होता है और फिर वो कभी ट्रिगर आपको कर देता है, तो ऐसा हो सकता है कि एक अगर बच्चे को डिप्रेशन है, एक लड़की को डिप्रेशन है, वो ठीक हो गया है, देन उसने अपनी कोई 5-7 साल या 10 साल की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी है, लेकिन जैसे ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको वो दोबारा से ट्रिगर हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इवन अगर उस लड़की या को कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन खुद नहीं रहा, लेकिन उसकी फैमिली की हिस्ट्री में 2-4 लोगों को डिप्रेशन रहा है, अच्छा, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। प्रेगनेंसी के अंदर आपकी फैमिली में अगर आपने डिप्रेशन देखा होता है तो वो आपके अंदर कन्वर्ट, आपके अंदर जो है वो हो सकता है। प्रेगनेंसी में हम बहुत लाइट लेते हैं, हम बहुत हल्का लेते हैं कि औरत को काम करना चाहिए, वो बेड पे पड़ी रहती है, इस वजह से वो उठ नहीं पा रही है, इस वजह से कमज़ोरी हो रही है, काम वगैरह करती घर के तो ठीक रहती, मगर ऐसा नहीं होता। अच्छा। हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। कुछ लड़कियां जो हैं वो जब काम करती हैं वो तब ठीक रहती हैं, उनका माइंड जो है वो काम की तरफ ध्यान रहता है, तो इतना वो सोचती नहीं है। कुछ जो हैं वो कमज़ोरी की वजह से नहीं उठ पाती हैं, उनको चक्कर आ रहे होते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है, तो वो जो एक बार बार पॉइंट आउट करना कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वो हम समझ नहीं रहे होते हैं। हम जो ज़हनी कैफियत होती है हम उसको नहीं समझ रहे होते हैं, हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि ये माहौल से बिल्कुल हट गई है, ये इसने तो अपना तरीका बना लिया है, ये इस तरह से हो गया, तो वो चीज़ें जो हैं वो हर तरह से घूम फिर के जो है वो उसी लड़की को अफेक्ट कर रही होती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो रही होती है। तो अगर इस तरह की थॉट्स आएंगी शहर, तो अगर वो थेरेपी के लिए नहीं जा सकती हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हैं ख़वातीन, बहुत से ऐसे घरों में होता है कि वो नहीं जाया जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाट्रिस्ट के पास, कि वहाँ पर रिवाज नहीं होता और अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को, तो वो घर में अगर उनको इस तरह की थॉट्स आ रही हैं तो क्या उन्हें टिप्स आप देंगे कि वो किस तरह इन थॉट्स को डाइवर्ट कर सकती हैं, घर में रह के वो क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि अगर आपका कोई दोस्त है आपकी ज़िंदगी में ऐसा, जहाँ पे आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर कर सकते हैं, जब आप किसी के साथ शेयरिंग करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा हल्का कर देती हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो ये, दूसरा ये कि आपको वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपको उस वक्त पे लगता है कि मुझे खुशी दे रही हैं। कुछ लड़कियों को पेंटिंग करना पसंद होती है, कुछ लड़कियों को बुक्स पढ़ना पसंद होती हैं। अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरफ लेकर जाएं जहाँ पर आपको लगता है कि आप इस चीज़ से कोप कर सकते हैं और अपना ध्यान जो है वो इन सोचों के से हटाकर जो है वो कहीं और अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। और दूसरा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुरान, नमाज, अल्लाह ताला से बात करना, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट करती हैं। लेकिन जो घर का जो माहौल होता है, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो आपका हस्बैंड होता है, उनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है इस चीज़ के अंदर? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बाज़-औक़ात जो हमारे शौहर होते हैं वो इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि वो अपने कामों में बिज़ी होते हैं, वो शाम को आना, पूछना भी नहीं कि क्या हुआ है, वो ख्याल तो दूर की बात हो जाती है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। एक तो आप नए रिश्ते में आ रहे होते हैं, ऊपर से आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है और उसमें आपको लग रहा होता है कि ये तो पहली प्रेगनेंसी में मेरा साथ नहीं दे पा रहा, तो वो उस चीज़ में आपके मैरिटल, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। समटाइम्स आपने नोट किया होगा कि जो डाइवोर्स रेट है वो ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा, प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियाँ और उसके बाद मियाँ बीवी की बहुत ज़्यादा झगड़े होना शुरू हो जाते हैं।
एंड उसके बाद सेपरेशंस हो जाती हैं, समटाइम्स नहीं भी होती हैं, लेकिन बहुत ही डाइवोर्स जो हैं वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो जाती हैं। तो उसकी रीज़न एक ये भी होती है कि उसमें ये नहीं समझा जा रहा होता कि लड़की किस मरहले से गुजर रही है, ये देखा जा रहा होता है कि ये तो बहुत बदतमीज़ है, मतलब कि शोहर थका आ रहा है, इसको अपनी पड़ी हुई है, इसको अपना ख्याल है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है ना कि जो हमारी माएँ होती हैं या उनको ये होता है कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। हमारे ज़माने में तो इस तरह को कोई डिप्रेशन नहीं होता था, प्रीनेटल डिप्रेशन हो रहा है या पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो हो रहा है। हम भी ये सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, तो आप लोग कुछ अलग तो नहीं आए हो ना। तो ये भी सारी सिचुएशन होती है, जो गैप एक आ रहा होता है, जनरेशन गैप भी होता है कि ये चीज़ें अब एग्जिस्ट करती हैं। डिप्रेशन है, ये एक साइकोलॉजिकली एक आपको चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती है। इसको हम बीमारी नहीं कह सकते, इसको हम एक कंडीशन कह सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, और इसको सॉल्व करना, इसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है, जो हम लोग नहीं करते, जिसको हमने एक टैबू बना दिया हुआ है कि इसके बारे में बात नहीं करनी है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर माँ को डिप्रेशन है उस टाइम, प्रीनेटल डिप्रेशन या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बच्चे में भी आ सकता है? बच्चे में डिप्रेशन के अलावा बहुत कुछ आ सकता है। ऑटिज़म बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर जाता है। अच्छा, ऑटिज़म आ जाता है बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी आ सकती है, बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं। जब उसका ब्रेन डेवलप नहीं कर रहा, उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं। अच्छा, उसके अंदर मेंटल उसकी रिटार्डेशन आ सकती है, उसकी ज़िंदगी में लैंग्वेज, स्पीच, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। आपका ब्रेन फुली डेवलप करना चाहिए और उसके लिए 9th मंथ ज़रूरी होते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह से देखी जाती हैं। समटाइम्स कहा जाता है ये तो बिल्कुल झल्ला सा है, ये तो स्लो लर्नर है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें किस तरह से जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री जो है वो उसकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक से लेना शुरू करते हैं हम, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होता है कि उसने अपना वो सारा टाइम पीरियड किस तरह से गुजारा। क्या उसका हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं था जिसकी वजह से ये बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ को समटाइम्स इन्वायरमेंट भी अफेक्ट कर रही होती है, घर का माहौल भी अफेक्ट कर रहा होता है कि बच्चा बदतमीज़ हो जाता है, लेकिन समटाइम्स बच्चे के अंदर वो चीज़ डेवलप ही नहीं होती, उसका ब्रेन इस चीज़ को कोप ही नहीं कर पाता कि उसने एक पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरह से एक्ट करना है। तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर जो हैं वो उस प्रेगनेंसी के दरमियान वाले पीरियड की वजह से होता है। तो मतलब सिर्फ माँ ही नहीं इफेक्ट हो रही होती है, बच्चा भी इस चीज़ से जो है वो मुतासर हो रहा होता है। तो ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकती है चीज़ें, ये अगर दोबारा से प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ें, ये साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रूड कह लें, बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से गुजरी हो, और तो सेकंड में आपको ये बहुत ज़्यादा डर होता है कि मेरी तो पहली दफ़ा इतना बुरा हाल हुआ था, तो सेकंड टाइम मेरा क्या होगा, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि सेकंड टाइम में बहुत ज़्यादा मसले, एक तो ये होता है कि माँ चाह नहीं रही होती है, अब वो चाह नहीं रही होती है कि वो एक और बेबी जो है वो कंसीव करें, लेकिन फैमिली प्रेशर, हस्बैंड प्रेशर, ये सब चीज़ें जो है वो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है जी जनाब, ये बड़ा एक सीरियस इशू है और जिसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है और जिसके ऊपर अमल दरामद करना और इसको लेकर चलना बहुत ज़्यादा। सहर खालिद साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ ज़रूर मौजूद थी। सहर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और जनाब हम इस हवाले से प्री नेटल डिप्रेशन के हवाले से बात की है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से बात की है। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।